मेरा सवाल था कि अबू हातिम का स्टीफन ब्राकोडा से क्या ताल्लुक है। मिस्टर गोल्डीन ने कहा, कौन स्टीफन ब्राकोडा? मैंने कहा, ओह हाँ, कौन स्टीफन ब्राकोडा? ठहरिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने जेब से एक चपटी सी शीशी निकाल ली और फिर उसके साइफन से चंद फुआरें मिस्टर गोल्डीन के पाँव के जख्म पर मारी और मिस्टर गोल्डीन कर्ब से धाड़ने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बर्फ के इन हसीन वीरानों में आपकी ये मौसीकी कोई न सुन सकेगा मिस्टर गोल्डीन। क्या ख्याल है, यादाश्त वापस लाने के लिए इससे उम्दा कोई चीज़ हो सकती है? वो कर रहा था, मर गया, ओ मर रहा हूँ मैं मर जाऊंगा। वो पाँव पकड़कर अजियत से ज़मीन पर लौटने लगा। उनकी कोहनियाँ, घुटने और चेहरा पत्थरों की रगड़ से जगह जगह से छिल गया था। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, इस तकलीफ से आपको निजात दिलाई जा सकती है बशर्ते कि आपकी यादाश्त वापस आ जाए। मिस्टर गोल्डीन इंतहाई दहशत के आलम में बोले, आ गई, सब कुछ याद आ गया, कुछ करो। मैंने दूसरी शीशी निकाली जिसमें हर किस्म के जख्मों को सुन करने वाली दवा मौजूद थी। उसके चंद फुआरों ने मिस्टर गोल्डीन को सुकून दिया। वो जोर जोर से कराह रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी कराहें रुक गईं, लेकिन उनका पूरा चेहरा पसीने में डूब रहा था। मैंने फिर कहा, अबू हातिम कौन है? वो बोला, मिस्री नजात दरिंदा। वो उस इलाके के बारे में जासूसी कर रहा है जो अरबों ने आबाद किया है। मैंने कहा, यानी लाइन ऑफ क्रूजल? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, आपका उससे क्या ताल्लुक है? वो बोला, उसका ख्याल है कि मैं कुछ जानता हूँ। मैंने पूछा, क्या जानते हो? मिस्टर गोल्डीन फिर होंठों पर जबान फेरने लगे। मैंने सर्द लहजे में कहा, आपकी यादाश्त फिर खराब होने लगी है मिस्टर गोल्डीन। मिस्टर गोल्डीन ने झुरझुरी लेकर कहा, लानत है लाइन ऑफ क्रूजल के बारे में। मैंने कहा, लाइन ऑफ क्रूजल के बारे में तो वो खुद भी जानता होगा। उसने कहा, वो मुझसे ब्राकोडा के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन क्या तुम उसके आदमी नहीं हो? मैंने कहा, अब बन जाऊंगा। आपने उसे कुछ बताया है? उसने कहा, नहीं, वो चोर मेरा मुकाबला नहीं कर सका। आज मेरे सितारे ही गर्दिश में थे, वरना। मैंने कहा, थे नहीं, हैं, अब भी हैं। जरा गुफ्तगू की रफ्तार तेज रखें। अगर कोई और इस तरफ आ गया तो आपकी जिंदगी बच नहीं सकेगी। मैं सबसे पहले आपको गोली मार दूंगा, उसके बाद देख लिया जाएगा। मिस्टर गोल्डीन ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, लानत है, क्या तुम भी स्टीफन के बारे में मालूम करना चाहते हो? मैंने कहा, 100%। उसने कहा, कोई समझौता पसंद करोगे? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, इतनी दौलत जो तुम्हारे तसव्वुर से बाहर हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उतनी दौलत को मैं अपने तसव्वुर से बाहर ही रखना चाहता हूँ। वो बोला, क्या मालूम करना चाहते हो उसके बारे में? मैंने पूछा, ब्राकोडा कहाँ है? उसने कहा, तैरोडा में। मैंने पूछा, किस हैसियत से? वो बोला, खुदा की कसम मैं नहीं जानता। मैंने पूछा, क्या काम करते हैं आप उसके लिए? वो बोला, मुम्बार्डो में उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर निगाह रखता हूँ। तैरोडा में दाखिले का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुम्बार्डो, और मैं यहाँ दाखिल होने वाले हर नए आदमी के बारे में छानबीन करता हूँ और उसकी आमद की वजह जान लेता हूँ। स्टीफन के खिलाफ किसी भी मुश्तबा शख्सियत को हलाक करना मेरी ड्यूटी है। मैंने पूछा, तो कितने लोगों को हलाक कर चुके हैं आप? वो बोला, 5 अफराद। ये सब अरब मुल्कों के एजेंट थे। मैंने पूछा, ब्राकोडा क्या कर रहा है? उसने कहा, वो इस वक्त इसराइल के लिए काम कर रहा है। लाइन ऑफ क्रूजल की फैक्ट्रियों की तबाही उसकी जिम्मेदारी है और वो चंद कामयाबियां हासिल कर चुका है। मैंने पूछा, कितने अफराद उसके साथ काम कर रहे हैं? वो बोला, मैं नहीं जानता। मैंने दोबारा पूछा, तैरोडा में उसकी हैसियत क्या है? वो बोला, यकीन करो मैं इन बातों के बारे में कुछ नहीं जानता। मुम्बार्डो में मेरा पूरा गिरोह मौजूद है। मैं यहाँ स्मगलिंग का कारोबार करता हूँ और दमिश्कियों से मेरी इस सिलसिले में रस्म है। उसने एक माकूल मुआवजे पर यहाँ मेरी खिदमत हासिल की थी और मुझे मेरी जिम्मेदारियाँ समझा दी थीं। इससे ज्यादा कुछ जानना मेरे लिए जरूरी नहीं था। मैंने पूछा, और तुम इसके लिए 5 अरब एजेंटों को हलाक कर चुके हो? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, अबू हातिम के ठिकाने के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? वो बोला, अगर मालूम होता तो अब तक जिंदा ना होता। मेरे आदमी उसे मुसलसल तलाश कर रहे हैं। मैंने अंदाजा लगा लिया कि इससे ज्यादा इस शख्स से और कुछ नहीं मालूम हो सकता। बहरहाल इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि ब्राकोडा ही इन फैक्ट्रियों की तबाही का बायस था और वो कुदरती हादसों का शिकार नहीं हुई थी। इसराइल ने यहाँ भी अरब मफादात को ठेस पहुँचाने के लिए कार्रवाइयों का आगाज किया था और ये केस 100% मेरा था। मैंने पूछा, ठीक है मिस्टर गोल्डीन, मेरा ख्याल है आप इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। हाँ, एक बात और, आपका स्टीफन से राब्ता किस तरह होता है? वो बोला, ट्रांसमीटर पर। मैंने कहा, वेरी गुड, अब आपका क्या ख्याल है? बोला, किस बारे में? मैंने कहा, दुनिया छोड़ते कोई अफसोस तो नहीं होगा आपको? उसकी आंखें फट पड़ी। क्या मतलब? मैंने कहा, आप 5 अरब बाशिंदों को हलाक कर चुके हैं। उन 5 के खून की कीमत तो आपसे वसूल नहीं की जा सकती, लेकिन एक अरब के कत्ल के बदले। मैंने पिस्तौल सीधा करके गोल्डीन की पेशानी का निशाना लिया और उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। फिर उन आंखों पर खून की पिचकारियां पड़ी और वो सुर्ख हो गईं।
गोल्डीन स्पायरो दोनों हाथ फैलाए औंधे मुंह जमीन पर आया। मैं सर्द निगाहों से उसे सर्द होते देख रहा था। फजा में परिंदे बेचैनी से प्रवास कर रहे थे। धमाके ने उन्हें खौफजदा कर दिया था। गोल्डीन की मौत जरूरी थी, वरना तेरोडा की तरफ एक पुरसुकून सफर मुमकिन न होता। वो साहिब इख्तियार था और मेरा रास्ता रोकने की सलाहियत रखता था। अतराफ में अभी सन्नाटा था, लेकिन किसी वक्त भी कोई आ सकता था। चुनाचे उसकी लाश को इस तरह छोड़ देना मुनासिब नहीं था। मैंने आगे बढ़कर लाश उठाई और झाड़ियों में डाल दी। उसके बाद यहाँ रुकना बेसुध था। मैं बर्फानी किनारों की तरफ चल पड़ा। मेरे और गोल्डीन के स्केटिंग शूज वहीं पड़े हुए थे। अगर कोई बर्फ पर फिसलने वाला उस तरफ आ निकलता तो फौरी तौर पर गोल्डीन की लाश बरामद हो जाती। चुनाचे मैंने गोल्डीन के शूज उठाकर एक बर्फानी गड्ढे में डाल दिए। फिर वहीं बैठकर मैंने अपने शूज पहने और बर्फ की सफेद चादर पर फिसलने लगा। जहन में लातादाद ख्यालात रक्सां थे। गोल्डीन बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। ब्राकोडा उससे सिर्फ ये काम लेता था कि वो मुम्बार्डो में दाखिल होने वालों पर निगाह रखे और बस। लेकिन क्या स्टीफन ब्राकोडा गोल्डीन की मौत को नजरअंदाज कर देगा? ये नहीं सोचेगा कि उसके कत्ल के पसे पर्दा क्या अवामिल हैं। बर्फ पर फिसलते हुए जहन को ज्यादा उलझन में डालना भी खतरनाक था। जरा सी लग़ज़िश हुई थी कि एक शख्स मुझसे आ टकराया। वो अचानक बुलंदी से बरामद हुआ था और मैं नीचे से गुजर रहा था। नतीजे में हम दोनों दूर तक लुढ़कते चले गए। उसके मुंह से बेसाख्ता खुदा गारत करे के अल्फाज निकले। जबान उर्दू और आवाज निस्वानी थी। मैं दिलचस्पी लिए बगैर न रह सका। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे सहारा दिया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। तमीज सीखो जाहिल गंवार। ये अल्फाज उसने अंग्रेजी में अदा किए थे। मैंने माजरत आमेज लहजे में कहा, सॉरी मैडम, लेकिन सारा कसूर मेरा ही नहीं था। वो गुस्सीले लहजे में बोली, इससे पहले कभी बर्फ पर फिसले हो? मैं उसका चेहरा देख रहा था। उसकी जबान से एक जुमला उर्दू में सुनकर ही उससे लगाव सा महसूस हुआ। मैंने कहा, देखिए, आप ऊपर से आई थी और मैं नीचे से गुजर रहा था, इसलिए ख्याल तो आपको ही रखना था। उसने फिर उर्दू में कहा, तुम सफेद सुअर, अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं तुमसे। फिर अपने लिबास और शूज दुरुस्त करने लगी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। खूबसूरत लड़की थी, न जाने कहां से ताल्लुक रखती थी। बहरहाल उससे ज्यादा उलझना भी मुनासिब नहीं था। जब वो जाने लगी तो मैंने आहिस्ता से कहा, एक गलत फहमी दूर करती जाइए, मैं सफेद सुअर नहीं हूँ। ये जुमले मैंने उर्दू में अदा किए थे। वो चौंक कर रुकी, मुस्कुराकर मुझे देखा और छड़ी टेक कर फिसलती हुई आनन फानन ही दूर निकल गई। मैं गर्दन झटक कर वापसी का सफर करने लगा। साइका ट्रेलर में मौजूद थी, लेकिन उसके साथ एली भी नजर आ रही थी। उसने शिकायत आमेज निगाहों से मुझे देखा था। साइका ने कहा, हेलो अली। मैंने पूछा, हेलो एली, कब आई? साइका ने कहा, देर हो गई। ये कहकर वो हंस पड़ी। मैंने उसे घूर कर देखा, क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? उसने कहा, कुछ नहीं। एली मुझे लतीफे सुना रही थी। एली ने एहतजाजी अंदाज में कहा, मिस माइलर, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। वो बोली, नहीं एली, इस दिलचस्प सिचुएशन पर हंस रही हूँ। तुम भी पत्थरों से सर फोड़ने चली थी। एली ने झेंपे हुए अंदाज में कहा, नहीं मिस माइलर, मैंने तो आपको हकीकत बता चुकी हूँ। मैंने लिबास तब्दील करने की इजाजत मांगी और वो दोनों ट्रॉलर से बाहर आ गईं। जब मैं लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो वो दोनों किसी बात पर हंस रही थीं। मुझे देखकर खामोश हो गईं। मैंने संजीदगी से पूछा, तेरोडा के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सकी साइका? वो बोली, हाँ, मेरे ख्याल में काम की बातें मालूम हो गई हैं। किरायल ने बड़ी मेहनत से तेरोडा के रास्तों के नक्शे हासिल किए हैं। वो कुछ ऐसे लोगों को तलाश करने में कामयाब हो गया है जो लाइन ऑफ क्रूजल की बस्तियों के रहने वाले हैं। उनकी मदद से किरायल ने तेरोडा के रास्तों के नक्शे तैयार किए हैं। यही नहीं, अगर हम उन रास्तों पर सफर करना चाहें तो हमें गाइड और मजदूर भी हासिल हो सकते हैं। दरअसल सयाहों और शिकारियों की टोलियों को मुनासिब मुआवजे पर अंदरूनी इलाकों में ले जाने का कारोबार अब भी जारी है। मुहिमजू मकामी लोगों के साथ अब भी अफ्रीका के खतरनाक इलाकों में जाते हैं। मैंने कहा, मुझे वो नक्शे दिखाओ साइका। एली का क़याम तुम्हारे साथ ही रहेगा? वो बोली, हाँ, आर्जी तौर पर ये मेरे पास ही रहेगी। मैं कोशिश करके इसके लिए भी कोई जगह तलाश कर लूंगी। वो मेरे साथ ट्रॉलर में आ गई। उसने चंद कागज मेरे सामने निकाल कर फैला दिए और मुझे उन रास्तों की तफसील बताने लगी। मैं पूरी तवज्जो और गौर से नक्शे देख रहा था। जिस शख्स ने ये नक्शे बनाए थे वो ज़हीन आदमी मालूम होता था। रास्ते की बारीकियों का उसने पूरा ख्याल रखा था और जगह जगह छोटे छोटे नोट लिखे थे। मैं उन पर गौर करता रहा। फिर मैंने गर्दन उठाकर कहा, किरायल ने बहुत उम्दा नक्शे तैयार किए हैं और मेरे ख्याल में तुमने सही सोचा है। तुम लोगों को मुहिमजू अफराद की हैसियत से ही तेरोडा की समत बढ़ना है। बेहतर होगा कि उन लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ रखो। मुहिमजू अफराद की हैसियत इख्तियार करने के लिए तुम्हें कुछ तैयारियां भी करना होंगी। असलहा और रास्ते की मुख्तलिफ दुश्वारियों से निमटने के लिए भी खुसूसी इंतजामात करने होंगे। तुम और तुम्हारे साथी उसके लिए तैयार हैं? साइका ने पूछा, वो लोग किसी हिदायत से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन क्या तुम हमारे साथ नहीं होगे? मैंने कहा, नहीं साइका,
मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा, लेकिन तुमसे ज़्यादा दूर भी नहीं रहूँगा। इस बार एली ने पूछा, सॉरी मिस्टर अली, आपने गोल्डीन के बारे में क्या सोचा? क्या वो हमारे रास्ते में मज़ाहिम नहीं होगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब नहीं होगा। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि वो मर चुका है। एली का मुंह खुले का खुला रह गया। उसके बाद उसे कुछ पूछने की जुर्रत न हुई। एली और साइका ट्रॉलर के एक गोशे में नीम दराज थी और मैं केराइल के तरतीब दिए नक्शे सामने रखे उनसे एक नया नक्शा तरतीब दे रहा था जो मेरे अपने लिए था। उन लोगों को मैं तेरोडा रवाना करके खुद उनका ताकुब करना चाहता था ताकि सूरत हाल से वाकिफ रहूं। अपने तौर पर एक लाहे अमल तरतीब दे लिया था मैंने। तेरोडा में मेरा काम स्टीफन को तलाश करके उसे कब्जे में करना था और उसके बाद उसे उन लोगों के हवाले कर देना था। इस काम में पेश आने वाली मुश्किलात से निमटना ही असल मरहला था। हर चंद के उसके लिए रेड पैंथर्स काफी नहीं थे, लेकिन उन्हीं से काम लिया जा सकता था। यहाँ से निकलना भी एक मरहला था। गोल्डीन की मौत से वाकिफ होने के बाद उसके साथ ही क्या इंतकामी कार्रवाई करेंगे, इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। गोल्डीन के अल्फाज मुझे याद थे, मुम्बार्डो में हर नए दाखिल होने वाले पर निगाह रखी जाती थी। मुमकिन है रेड पैंथर्स भी उनकी निगाहों में हों। इस सूरत हाल से साइका को आगाह करना जरूरी था। नक्शों पर अच्छी तरह गौर करने के बाद मैंने अपने तौर पर बहुत से ऐसे रास्तों का इंतखाब कर लिया था जिनके जरिए मैं तेरोडा की तरफ सफर जारी रख सकता था। तेरोडा लाइन ऑफ क्रूजल से बिल्कुल हट कर जगह थी और जो नक्शे बकौल साइका माइलर के केराइल ने तरतीब दिए थे उनमें इस बात की खास तौर से निशानदही की गई थी कि लाइन ऑफ क्रूजल का सदर मकाम तेरोडा को बनाने में कौन से अवामिल को सामने रखा गया है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो उस प्लान को बड़ी जहानत से तरतीब दिया गया था ताकि अगर कुछ गलत लोग तेरोडा तक पहुंच जाएं तो वो बराह रास्त लाइन ऑफ क्रूजल को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन ये बात भी हकीकत थी कि ब्राकोडा लाइन ऑफ क्रूजल की कई फैक्ट्रियां तबाह कर चुका था। स्टीफन ब्राकोडा के बारे में जो मालूमात मुझे फराहम की गई थी उनके तहत वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। बहर तौर मैं इस प्रोग्राम में अब पूरी तरह दिलचस्पी ले रहा था और दिल में ये एहसास था कि कम से कम ऑलिव हावर्ड से हटकर किसी और शख्सियत से भी मुकाबले का मौका मिलेगा। दर हकीकत ऑलिव हावर्ड और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके थे। वो मेरी कारकर्दगी से वाकिफ था और मैं उसकी। बारहा उसने मेरे रास्तों में कामयाबी से रोड़े अटकाए थे और मुझे परेशान करके दुख दिया था, लेकिन वो भी अच्छी तरह जानता था कि उसका मद्दे मुकाबिल अली जार खान उसके लिए नर्म चारा नहीं है और बिलाखिर मेरी वजह से वो बहुत बड़ी जिल्लत से दो चार हुआ था। मैं जानता था कि मोसाद में शामिल होने के बाद तो वो दो आतिशा हो गया है। अमरीकी हुकूमत इसराइल की पुश्त पनाह तो जरूर थी, लेकिन बाज मामलात में बैनुल-अक़वामी सियासत भी उसे मद्दे निगाह रखना होती थी और सिर्फ इसराइल के लिए वो अपने दूसरे हरीफों को नाराज करने से गुरेज करती थी। इसी वजह से बेशुमार ऐसे उमूर में जिनसे इसराइल को बराह रास्त फायदा पहुंचता था अमरीकी हुकूमत ने शदीद मुखालिफत की थी और उन्हें रोक दिया था। लेकिन अब सूरत हाल काफी खतरनाक थी। मोसाद के अपने इख्तियारात भी कम नहीं थे और अब ऑलिव हावर्ड को मेरे या अरबों के खिलाफ दिल का गुबार निकालने का बेहतरीन मौका नसीब हो गया था। बहरहाल उस वक्त ऑलिव हावर्ड मेरा हदफ नहीं था, बल्कि मुझे स्टीफन ब्राकोडा को देखना था। अब इस सिलसिले में सही मानों में मेरे पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं था। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि कोई ऐसा मौसर ग्रोह नहीं रखता था मैं जो मेरी प्लानिंग को उसी तौर आगे बढ़ाए जैसे मैं सोचता हूँ। बेचारी साइका माइलर अपने तौर पर बहुत कुछ थी और अगर नहीं थी तो समझती थी, लेकिन ये अंदाजा मैं लगा चुका था कि अभी वो इस कदर पुख्ता कार नहीं है कि कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सके। हाँ, उसकी निस्बत तारीना हार्डो कहीं ज्यादा ज़हीन और मजबूत थी और उस पर काफी भरोसा किया जा सकता था, लेकिन जाहिर है वो अपने मुल्क के एक अहम महकमे की अहम कारकुन थी और उसे इस हद तक इख्तियारात नहीं मिल सकते थे कि वो अपने मुल्क की दिलचस्पियों के खिलाफ कोई काम कर सके। मिस्टर आइंशलायर ज़ाती तौर पर अरबों के मफादात के हामी थे और वही बेचारे जो कुछ कर सकते थे करते रहते थे। एली अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगी तो मेरे ख्यालात का सिलसिला टूटा और मैंने साइका माइलर से कहा, क्या तुम भी कहीं जा रही हो? उसने रुककर पूछा, नहीं, क्यों, कोई खास बात है? मैंने कहा, तुमसे कुछ गुफ्तगू करना है। साइका माइलर बोली, ठीक है एली, तुम बाहर जाओ। एली बाहर निकल गई। तब साइका माइलर मेरे पास आ बैठी। मैंने कहा, मिस माइलर, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम जिस तरह मुखलिसाना तौर पर मेरे साथ मसरूफ़ अमल हो वो मेरे ऊपर एक एहसान है, लेकिन अब जबकि तुम मेरे गिरोह के एक रुकन की हैसियत इख्तियार कर चुकी हो और मैं तुम पर ही इन्हिसार कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी है कि थोड़े से उसूलों की पाबंदी कर ली जाए। वो बोली, मैं इन अल्फाज का इंतजार कर रही थी अली, दर हकीकत तुम्हें यही कहना चाहिए था। मैं खुद भी ये महसूस कर रही हूँ कि मेरा रवैया बाज़ औक़ात तुम्हारे मातहतों की बजाय दोस्तों की तरह हो जाता है। मैंने कहा, मातहत तो तुम मेरी नहीं हो जाएगा, दोस्त ही हो, लेकिन दूसरे लोगों से मोहतात रहना ज़रूरी है। वो बोली, ठीक है अली, मैं समझ रही हूँ। एली के बारे में कह रहे हो ना, वो भी आइंदा ख्याल रखेगी। दरअसल ये अजीब हिमाकत हुई है
मैं किसी का क्या तस्करा करूं, मैं खुद भी इसी हिमाकत का शिकार थी। पता नहीं तुम्हारी शख्सियत में क्या जादू है, क्या सहर है। बड़ा गौर किया लेकिन समझ में नहीं आया। मैंने सर्द लहजे में कहा, इस वक्त मेरे लिए दूसरे मामलात ज्यादा पुरकशिश हैं, चुनाचे मेरी शख्सियत के सहर का तस्करा जाने दो। साइका माइलर संभल गई, संजीदगी से बोली, सॉरी अली, वेरी सॉरी, एक बार फिर माजरत खा हूँ। मैंने कहा, देखो साइका, मुम्बार्डो हमारी पहली मंजिल थी, गोल्डीन स्पायरो हमारा पहला शिकार था, और इस पहले शिकार से ही ये अंदाजा हो गया कि स्टीफन ब्राकोडा यहाँ कितनी कुव्वत हासिल कर चुका है। गोल्डीन जैसा आदमी जो यहाँ उसके मफादात की पूरी तरह निगरानी करता था, ये नहीं बता सका मुझे कि स्टीफन ब्राकोडा तेरोडा में किस हैसियत से मुकीम है। चुनाचे हमारा वास्ता एक ऐसे दुश्मन से है जो हमारी निगाहों के सामने नहीं है। दूसरी बात यह भी मद्देनजर रखना होगी कि मैंने गोल्डीन को अगरचे कत्ल कर दिया है, लेकिन गोल्डीन का पूरा गिरोह यहाँ मौजूद है और यकीनी तौर पर वो मेरे बारे में मुश्तबा होंगे। इस बात के इम्कानात भी हैं कि वो एली के जरिए रेड पैंथर्स के दूसरे अरकान का पता लगाएं और तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। चुनाचे तुम्हें अपनी हिफाजत करते हुए यहाँ से आगे रवाना होना है। हमें अपने सफर का आगाज कर देना चाहिए। तेरोडा जाने के लिए सीधे और सही रास्ते इख्तियार करना इंतहाई हिमाकत है। मैं नहीं जानता कि अरबों ने अपनी उन असलहा साज फैक्ट्रियों की हिफाजत के लिए क्या इंतजामात किए हैं, और ये भी नहीं मालूम कि स्टीफन ब्राकोडा ने रास्ते में बैरूनी लोगों के इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं। इस तरह तुम इस बात का अंदाजा लगा सकती हो कि हमारे लिए ये सफर इंतहाई सनसनीखेज साबित होगा। मैंने ऐसे रास्ते मुंतखब किए हैं जो बराह रास्त तेरोडा नहीं जाते, लेकिन एक मखसूस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर हम अचानक रास्ता काट कर थोड़ा सा दुश्वार गुजार सफर तय कर लें तो सीधे तेरोडा पहुंच जाएंगे। गोया हम जिन रास्तों की जानिब सफर कर रहे हैं या करेंगे, कोई भी उनसे ये अंदाजा नहीं लगा सकेगा कि हमारा रुख तेरोडा की तरफ है, लेकिन हम हिकमत अमली से काम लेते हुए अचानक ही तेरोडा पहुंच जाएंगे। आओ मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊं। मैंने अपने बनाए हुए नक्शे और केराइल के नक्शे साइका माइलर के सामने रख दिए। वो पूरी संजीदगी और तवज्जो से उन नक्शों को देख रही थी। मेरी बनाई हुई लाइनों को उसने बड़ी दिलचस्पी और ताज्जुब से देखा और फिर सब कुछ समझने के बाद बोली, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। मैंने कहा, तो बस साइका, अब तुम दूसरी तमाम दिलचस्पियां तर्क करके इन रास्तों से सफर का आगाज कर दो। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूंगा कि मैं किस तरह तुम्हारा साथी रह सकता हूँ। वो बोली, अगर तुम भी आम आदमी की तरह हमारे साथ रहो अली तो क्या हर्ज है। मेरा मतलब है ये बात नुमाया ही ना हो पाए कि हमारे दरमियान तुम्हारी हैसियत क्या है। मैंने कहा, नहीं, मुझे अतराफ पर भी निगाह रखनी है। एक साथ रहकर हम मुख्तलिफ जगहों से वाकिफ नहीं रह सकते। साइका माइलर ने कहा, जैसा तुम पसंद करो अली, ये तो सिर्फ एक तजवीज थी। ये कहकर वो खामोश हो गई। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने उसे बताया कि मैं उससे राब्ता कायम रखूंगा, लेकिन सिर्फ ट्रांसमीटर के जरिए। बराह रास्त मुलाकात शायद अब तवील अरसे तक न हो, या फिर उन हालात में जब सफर के दौरान कोई अहम जरूरत पेश आ जाए। मैंने उसे ये भी कहा कि वो रवानगी के लिए 24 घंटे का वक्त ले सकती है। 25वें घंटे के बाद किसी भी वक्त मैं उसे रवाना होने की हिदायत कर दूंगा। उसने मुझसे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया था और उसके बाद मैंने उससे रुखसत की इजाजत मांग ली थी। मैं साइका माइलर के साथ भी रह सकता था, लेकिन अब मिस एली भी वहां पहुंच गई थी और उन दो खवातीन की मौजूदगी में काम की कोई बात तो होना मुश्किल ही था, सिवाय अहमकाना हरकतों के। लिहाजा मेरा वहां से खिसक लेना ही बेहतर था। मैं मुम्बार्डो की दूसरी दिलचस्पियों से अब तक पूरी तरह वाकिफ नहीं हो सका था। चुनाचे यही फैसला किया कि चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली पैदा करने के बाद मुम्बार्डो का जोग्राफिया ज़हन नशीन करूं। मैंने मुम्बार्डो के उन हिस्सों का रुख इख्तियार किया जो कदीम लोगों की अकामतगाह थे। जदीद मुम्बार्डो को जदीद दुनिया से हम आहंग करने की कोशिश की गई थी और उसमें वो लोग पूरी तरह कामयाब थे। मौसम शिद्दत से गर्म था। इमारतों और बागों के इलाके से निकलने के बाद ये एहसास होता था कि अब हम अफ्रीका की सख्त गर्मी के दरमियान हैं। अफ्रीकी बाशिंदे अपने अपने मामूलात में मसरूफ थे। मुख्तलिफ किस्म की दिलचस्पियां देखने में आ रही थी। मैं एक दरिया के साहिली इलाके में जा निकला। उस दरिया के बारे में ये तो नहीं मालूम हो सका कि वहाँ किस नाम से मशहूर है, लेकिन ये अंदाजा हो गया था कि कोई बड़ा ही दरिया है। दरिया में छोटी बड़ी कश्तियां बार बर्दारी और दूसरे कामों में मसरूफ थीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।